हाय बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सब। सो आई होप आपने मेरे साथ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी है बायोमोलिक्यूल्स की, जैसे आप हर चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं और आपने बायोमोलिक्यूल्स भी कंप्लीट कर लिया है और अब आप एजर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बायोमोलिक्यूल्स में आपने ध्यान से देखा था कि आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है कि क्या कंसेप्ट है, कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं। आपको चीजें लर्न नहीं करनी, आपको चीजें समझनी है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो एजर्शन रीजन भी सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा बहुत चीजें हैं आपको जो ट्विस्ट हो सकता है, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है एजर्शन, ठीक है। Assertion: hemoglobin in humans is a monomeric protein। मोनोमेरिक प्रोटीन नहीं होता है बच्चे, इसके पास तो आपको पता है ये कैसा होता है, क्वाटरनरी। और इसके पास तो सब यूनिट्स होती है और वो भी डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स होती है। और 2 अल्फा 2 बीटा, इसके पास तो सब यूनिट्स है। तो सिंगल प्रोटीन तो ये नहीं होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, बोथ assertion एंड रीजन आर द फॉल्स स्टेटमेंट। सो क्या है, आपको ये पता है हीमोग्लोबिन आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपकी सब यूनिट्स होते हैं, राइट। सो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है assertion: ribozymes are protein with catalytic activity। राइबोजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी तो शो करता है, पर वो बच्चा प्रोटीन नहीं होता, वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और कैटालिटिक एक्टिविटी कौन शो करता है, आपके एंजाइम्स शो करते हैं। तो दैट मीन्स ऐसा एक्सेप्शन है ये एंजाइम का, जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन नहीं होता, बट इट शोज द कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है रीजन: ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। गलत हो गया, ऑल नहीं, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन। सो आपका एजर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर द फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन क्यों गलत है, क्योंकि आपको बोल दिया सारे एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं, नहीं, कुछ एंजाइम्स आपके क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और वो न्यूक्लिक एसिड वाला एंजाइम ही आपका क्या होता है, आपका राइबोजाइम्स होते हैं, ठीक है। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम का बच्चे काम ही यही होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। रीजन: दे स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। स्टेबलाइज तो ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट कैसा स्ट्रक्चर होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है। अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है और कैसी होती है, ट्रांजिएंट होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। तो स्टेबलाइज कर देगा तो वो परमानेंट हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। सो एजर्शन हमारा ठीक है बट रीजन हमारा फॉल्स है। सो क्या हो जाएगा, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एजर्शन एंजाइम एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच। पर नहीं बच्चा, आपने तो पढ़ा है कि आपके 4 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द फैक्टर पीएच होता है। और इसको क्या चाहिए होता है, ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है। तो पीएच पे तो डिपेंडेंट है। फिर कह रहा है ईच एंजाइम फंक्शंस इक्वली वेल इन ऑल पीएच रेंजेस। बिल्कुल गलत बात है, हर एंजाइम अपने अपने पीएच पे काम करता है और अपने ऑप्टिमम पीएच पे बेस्ट वर्क करेगा। तो ये भी गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कह रहा है एट वेरी हाई टेम्परेचर एंजाइम लूजेस इट्स एक्टिविटी। एब्सोल्युटली करेक्ट बात बोल रहा है। अगर हाई टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और एंजाइम क्या हो जाता है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीनेशियस है और प्रोटीन के बीच में बॉन्ड होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपका डीनेचर हो जाता है। तो बॉन्ड्स टूट जाते हैं, डीनेचर हो गया। हीट डीनेचर्स द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। बिल्कुल ठीक बात है। सो बोथ एजर्शन reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ये इसका आंसर
हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन indefinitely increases the enzyme velocity। अब वो कह रहा है कि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो और Vmax भी बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। एक पॉइंट के बाद Vmax जब आ जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होने का मतलब Vmax अटेन कर लिया, रिएक्शन अब रुक गई, ऐसे। ये Vmax है। इसके बाद रिएक्शन कितना भी आप सबस्ट्रेट बढ़ाते रहो, आपकी Vmax विल रिमेन कांस्टेंट, Vmax बढ़ेगा नहीं। रीजन कह रहा है एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेटेड बियॉन्ड द Vmax। तो एंजाइम मॉलिक्यूल सैचुरेट हो जाते हैं बियॉन्ड द Vmax, से ठीक है, बट वो इनडेफिनेटली इंक्रीजेस द एंजाइम वेलोसिटी, ये गलत बात हो जाएगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एजर्शन गलत हो जाएगा, रीजन ट्रू हो जाएगा। तो एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल सैचुरेट हो जाते हैं, Vmax के बाद एंजाइम में जगह नहीं बच रही कि आपके सबस्ट्रेट आकर के जुड़े, इसीलिए Vmax कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बोल दिया इनडेफिनेटली इंक्रीज हो गया, गलत हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट। बिल्कुल ठीक बात है, इनहिबिटर रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट को, एब्सोल्युटली करेक्ट। They bind at the active site and prevent substrate binding, इसीलिए तो इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोला जाता है। और ये इसको रिजेंबल करके और ये क्या कर देंगे, एंजाइम की एक्टिव साइट पे काम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो बोथ A and R are true and reason is the correct explanation of assertion। सबस्ट्रेट को रिजेंबल करके सबस्ट्रेट की ही जगह पर चले जाएंगे, इसीलिए वो उसको रिजेंबल करते हैं, ठीक है। सो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, Malonate act as a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase। बिल्कुल ठीक बात है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। सो ये कैसा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। अब ये इनहिबिटर है क्योंकि अब बात करते हैं मैलोनेट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सक्सिनेट। सक्सिनेट एक सबस्ट्रेट है जिसका एंजाइम क्या है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, मैलोनेट इसका सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता है, और सबस्ट्रेट का नाम क्या है, सक्सिनेट, और एंजाइम का नाम क्या है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। सो ये क्या हो जाएगा, कैसे वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है। सो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि assertion and reason are true and reason is the correct explanation। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है all cofactors are protein। सारे कोफैक्टर्स प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। रीजन, क्योंकि कोफैक्टर्स आर द नॉन प्रोटीन। ऑर्गेनिक जरूर होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, पर नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं। एपोएंजाइम इज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, बिल्कुल ही गलत बात होगी, उल्टा लिख दिया, ठीक है। सो ये कौन सा होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। तो ये आप लर्न कर लेना, इससे आपसे बहुत सारे इस एक इक्वेशन से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। होलो एंजाइम इक्वल्स एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जिसमें से ये पार्ट जो है बच्चा प्रोटीन पार्ट है, ओनली प्रोटीन पार्ट, और ये पार्ट क्या है आपका, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। सो ये पार्ट प्रोटीन पार्ट है और दूसरा पार्ट कौन सा पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत। सो बोथ assertion एंड रीजन आर द फॉल्स स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है लिपिड्स आर ऑलवेज मैक्रोमोलिक्यूल। बिल्कुल गलत बात है, लिपिड बेचारे का तो साइज भी 800 डाल्टन से कम होता है, पर मजबूरी में उसको एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब आपने इसका एनालिसिस किया तो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर मिला था, तो दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, एनसीईआरटी की लाइन है। तो आपका ऑलवेज तो वर्ड बिल्कुल ही गलत हो गया। देयर मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलवेज अबव 10,000 नहीं बचा, ये लेस देन 800 डाल्टन होता है, लेस देन
800 डाल्टन, तो ये भी गलत हो गया। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। अब देखो आपको ये, आपने अगर एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ी होंगी तो आपके लिए सब चीजें मुश्किल लग होंगी। तो एनसीईआरटी पढ़ के करोगे तो बहुत आसान लगने वाला है आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक बात है। और क्यों मोस्ट अबंडेंट? 70 to 90% कंपोजिशन जो है ऑफ द सेलुलर मास क्या है आपका? वाटर है। सो इट इज करेक्टली explaining the assertion. So both assertion and reason are true, and reason is the करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, सो ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो उसका जो सेलुलर मास है वो बॉडी 70 to 90% है, और इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, तो दैट इज द मैक्सिमम वन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम, एजर्शन कह रहा है एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटेलाइज रिएक्शंस एट अ हाई रेट। सो अपनी एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट को जोड़ के रिएक्शन को बहुत फटाफट करता है। फिर कह रहा है an active site of an enzyme is a pocket formed always। बच्चा जहां always only वर्ड आ जाए वहां थोड़ा सा ठहर जाना। ठीक है, वहां ठहर के आप देखना, सोचना कि क्या लिखा हुआ है अगला। Always in the quaternary structure of the protein into which substrate fit। गलत आ गया ना? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में तो वैसे भी नहीं बनता, किसके अंदर बनता है? टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर बनता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रीजन फॉल्स हो जाएगा। एजर्शन ठीक है और रीजन फॉल्स हो गया। ठीक है, सो क्या हो जाएगा आपका? ये थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबस्ट्रेट आर ऑलवेज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय एंजाइम इन अ सिंगल स्टेप। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, पर वो मल्टी स्टेप भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि सिंगल स्टेप नहीं होगा, पर यहाँ पर आपका बोल दिया है आपका डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द सिंगल स्टेप। गलत हो जाएगा, ऑलवेज वर्ड पे ये गलत तो हो गया। फिर रीजन कह रहा है इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू फॉर्म ईएस कॉम्प्लेक्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। क्या बोला था हमने? रिएक्शन पढ़ी थी ई प्लस एस, पहले ई एस बनेगा, फिर ई पी बनेगा, फिर ई और पी अलग अलग हो जाएंगे, और फिर जाकर के आपका प्रोडक्ट एंजाइम से अलग होगा। तो ये तो भैया बनना जरूरी है, ये नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो ये क्या हो गया? गलत हो गया। एजर्शन भी गलत हो गया, रीजन भी गलत। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर false statement. All right, now the next question, and the next question says assertion enzymes convert a substrate into a product। बिल्कुल ठीक बात है। एंजाइम क्या कराता है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देता है। रीजन कह रहा है एंजाइम्स गेट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। एंजाइम की एक यही तो खास बात है, वो यूटिलाइज नहीं होता, वो सिर्फ कन्वर्ट करा देता है। तो क्या हो जाएगा? तो एंजाइम ये ठीक है और ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम कन्वर्टर सबस्ट्रेट एजर्शन ट्रू, बट रीजन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट में तो हो जाएगा, पर आपका यूटिलाइज नहीं होगा। आपने देखा, इसी क्वेश्चन में देखते हैं ई प्लस पी वाला, ये ई अलग हो गया ना, अगर यूटिलाइज होता तो ई नहीं अलग होता, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion transition state is unstable state formed during conversion of substrate into product। ट्रांजिशन स्टेट एक बिल्कुल ही अनस्टेबल स्टेट होती है बच्चा, जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने पे बनती है। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन कह रहा है स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, पर ये एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन था कि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल के बारे में कुछ बोलता, यहाँ पे सीधा सीधा उसने बोल दिया कि स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल। सो वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट एजर्शन एंड रीजन ट्रू है, बट रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है enzymatic activity is lost at the high temperature।
हाई टेम्परेचर पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन गेट डीनेचर्ड बाय हाई टेम्परेचर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और प्रोटीन जो होता है उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और इसलिए वो डीनेचर हो जाता है। और लो टेम्परेचर पे बच्चा ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये PYQ में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लो टेम्परेचर इनएक्टिविटी शो कर देगा और हाई टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन? बोथ A and R आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, राइट? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion after Vmax is attained there is no further rise in the reaction velocity of an enzyme in spite of increase in substrate concentration. Absolutely correct बात ये बोल रहा है। ये ग्राफ ये बात को प्रूफ भी करता है। ये कांस्टेंट है, कितना भी मैं सबस्ट्रेट अब बढ़ाती जाऊं, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये Vmax, V है, वेलोसिटी है, Vmax अटेन हो चुका है। अब भैया कितना भी मैं सबस्ट्रेट बढ़ाती रहूं, मुझे एंजाइम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंजाइम के पास जगह ही नहीं है, कहां से वो सबस्ट्रेट को एक्टिव बाइंडिंग साइट पे लगा? नहीं। सो Vmax कांस्टेंट हो चुका है बिल्कुल। अब कितना भी आप सबस्ट्रेट बढ़ा लो उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। देखेंगे रीजन में क्या लिखता है? एट Vmax देयर आर नो फ्री एक्टिव साइट्स ऑन एंजाइम to bind with the substrate molecule. अरे फ्री साइड ही नहीं है तो क्या ही कर लोगे? सो क्या हो जाएगा? both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion. इस Vmax और आप अपने सबस्ट्रेट को इस तरह से इमेजिन करो कि आपकी कोई मूवी है ना, आप मूवी देखने के लिए गए हो, 100 सीट्स ही अवेलेबल है उस जगह, उस थिएटर के लिए, राइट? 100 टिकट्स बुक हो चुकी है। अब पूरा हॉल फुल है, हॉल फुल हो गया, आप उनको एक्स्ट्रा पैसे दो, आप उनको बोलो कि नहीं हम तो आ गए हैं तो हमारे को मूवी देखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। आपने टिकट ले ली तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट जब जगह होगी तभी तो आप अंदर बैठोगे ना। तो एक्टिव साइड पे जगह ही नहीं है तो सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा दो, आप 1000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो, वो कहेगा कि मैं अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि सीट्स आर ऑलरेडी फुल। आप बैठोगे कहाँ पे? आप जो बैठा है उसको तो नहीं हटा दोगे ना। सेम एंजाइम पे सबस्ट्रेट ने बाइंड किया हो, एंजाइम के एक्टिव साइड पे सबस्ट्रेट ने बाइंड किया हुआ, आप सबस्ट्रेट को आप हटा नहीं सकते ना जब तक वो रिएक्शन फुल। तो जब तक मूवी फिनिश नहीं होगी तब तक आप मूवी नहीं देख सकते। सो यू विल वेट कि भाई जब मूवी फिनिश होगी तब आप मूवी देखोगे क्योंकि आपकी सीट्स फ्री हो जाएंगे। सेम जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा? एंजाइम का एक्टिव साइट फ्री, अब सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा, अब नहीं मना करेगा। पर जब एक बारी आपका एंजाइम की एक्टिव साइट फिल हो गई है तब आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है इन पॉलीसेकेराइड चेन the right end is called the reducing end and the left end is known as non-reducing end. So left end और right end की बात कर रहे हैं तो आपको पता है ये आपका ग्लूकोज 1 और एंड दैट इज ग्लूकोज 2। यहाँ पर इसका फ्री आपका ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है, ये तो बॉन्ड के साथ बिजी है तो ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी? नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगी। ठीक है, सो इट इज नॉन रिड्यूसिंग। और राइट साइड में यहाँ पर क्या होगा? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग हो जाएगा और ये क्या है आपका? नॉन रिड्यूसिंग है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इन अ पॉलीसेकेराइड राइट एंड इज रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट बात बोल रहा है, उल्टा कर देता तो गलत हो जाता। रीजन कह रहा है एट द राइट एंड फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट वेयर एज द लेफ्ट एंड इट इज एब्सेंट। बिल्कुल ही सही बात इसने बोल दी जो मैंने आपको समझाई है। सो बोथ assertion reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। ये इसका आंसर हो गया, that is answer number 1। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
ऑल कोएंजाइम आर प्रोटीनेशियस ग्रुप, गलत हो गया, कोएंजाइम प्रोटीन होते ही नहीं है, दे आर ऑर्गेनिक पर दे आर नॉन प्रोटीनेशियस without which certain enzymes are inactive or incomplete. तो गलत हो गई स्टेटमेंट. Okay, their enzymes, their association with holozyme leads to the formation of catalytically active zymogens. पहली बात तो एसोसिएट करते हैं वो एपो एंजाइम के साथ, ठीक है, फिर वो बनाते हैं आपका होलो एंजाइम इज इक्वल्स एपो प्लस को फैक्टर लिख दो, को एंजाइम लिख दो, ठीक है, चलेगा. पर ये तो इसने बोल दिया जाइमोजन, जाइमोजन तो आपके इनएक्टिव होते हैं, तो गलत हो गया. जो आपके जैसे अगर हम बात करें जो एक होता है आपका एक्टिव एंजाइम, अगर हम बात करें कि आपका पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम है, पेप्सिनोजन कन्वर्ट होके बनेगा पेप्सिन, तो पेप्सिन एक्टिव एंजाइम है, बट जो आपका इनएक्टिव एंजाइम है उसको हम जाइमोजेंस कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया. सो बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट, दोनों ही गलत बात बोल रहा है. तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियोटाइड सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है. न्यूक्लिक एसिड कैसे बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड 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 से बन रहा है, और आपका इनके बीच में बॉन्ड्स जुड़ रहे हैं, और बॉन्ड्स भी कैसे जुड़ते हैं, आपके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है. तो मैं आपको एक हल्का सा ड्राइंग से बता देती हूँ. ये आपकी शुगर है, ये आपकी शुगर है. क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. ये आपका नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा, ये रहा, और ये आपका ये एक आपका अभी ये जो आपको बनाया गया है, ये अभी न्यूक्लियोसाइड बना है, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस लगा दिया, सो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया न्यूक्लियोसाइड बन गया, ठीक है. इसके बाद मैंने यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, फिर मैंने यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया. ये न्यूक्लियोटाइड 1, ये न्यूक्लियोटाइड 1 है, ये न्यूक्लियोटाइड 2 है. अब न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए मैं क्या लेने वाली हूँ, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाने वाली हूँ, और ये आपका जो बॉन्ड है इसका नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, इसका नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है. ये दोनों कंबाइन होकर के एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है. डाई मतलब 2 एस्टर बॉन्ड मिला करके एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है. तो ये तो हो गया बिल्कुल ठीक है. ऐसे जुड़ते जाएंगे न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, बन गया, ठीक है. स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. अगली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड लिंक्ड टू फॉस्फेट ग्रुप बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. गलत बात हो गई ना ये, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, फॉस्फोएस्टर होना चाहिए था. ये तो फॉस्फोएस्टर ही है ना, फॉस्फोडाइएस्टर तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड है, पर हमने तो एक न्यूक्लियोटाइड का पूछा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया. सो assertion ट्रू है, बट रीजन क्या है आपका, फॉल्स हो गया है. सो ये क्या हो गया आपका गलत, आपका ऑप्शन 3 इसका आंसर हो गया. अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा. अगला कह रहा है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स gives an idea of a kind of organic as well as the inorganic constituent of the living tissue. हमने एनालिसिस किया, एक हमने केमिकल एनालिसिस किया जिससे आपको ऑर्गेनिक के बारे में पता चला, और एश एनालिसिस में आपने इनऑर्गेनिक के बारे में जाना, ठीक है. सो दोनों का जान लिया, और यहाँ पर कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं गया, एनालिसिस लिखा है, तो ये दोनों बात सही हो गई इसके लिए, तो एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है. रीजन की बात करते हैं. एश is performed to identify organic components of the living tissue. यहाँ ये गलत हो गया रीजन,
क्योंकि जो एश एनालिसिस होता है वो किसके लिए होता है बच्चा, वो इनऑर्गेनिक के लिए होता है, ना कि ऑर्गेनिक के लिए होता है। तो ये गलत हो गया। सो एजर्शन तो ट्रू हो गया बच्चा, बट रीजन फॉल्स हो गया है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। एजर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स, राइट। सो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स अगर आप उसको एसिडिक पीएच में डाल दोगे तो वो अलग तरह से एक्ट करे, एसिडिक में और बेसिक में अलग, क्योंकि इसके पास क्या है, एसिडिक बेसिक ग्रुप दोनों है। अमाइनो एसिड क्या होता है, कार्बन COOH NH2, दिस इज R एंड दिस इज H, ठीक है। सो ये क्या है, इसके पास एसिडिक ग्रुप भी है, ये एसिडिक ग्रुप है, और ये आपका बेसिक। तो अगर आपने इसको डिफरेंट पीएच में डाला तो ये डिफरेंट तरह से एक्ट करेगा। रीजन देखो क्या कह रहा है, अमाइनो एसिड्स हैव 2 आयनाइजेबल ग्रुप NH2 एंड COH दैट रिस्पॉन्ड्स टू पीएच फ्लक्चुएशन, जो बिल्कुल मैंने अभी बोला वही इसका रीजन है। सो क्या हो जाएगा, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑयल्स रिमेन इन लिक्विड स्टेट। ऑयल तो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, चाहे विंटर हो चाहे समर। सो इवन इन विंटर्स while घी gets solidified in the winter। बिल्कुल ठीक बात है, ऑयल विंटर में भी ऑयल की फॉर्म में रहता है और घी सॉलिडिफाई हो जाता है। रीजन कह रहा है ऑयल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ही गलत बात, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो ऑयल्स का लोअर मेल्टिंग पॉइंट, एनसीईआरटी की लाइन, पीवाई क्वेश्चन हर जगह पे ये पूछा गया है। सो ये क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। सो ऑयल्स का क्या होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए वो ऑयल की फॉर्म में रहते हैं। तो एजर्शन भैया ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है, इसीलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिपिड्स आर द पार्ट ऑफ एसिड सॉल्यूबल पूल। लिपिड चाहता तो यही था कि एसिड सॉल्यूबल पूल में चले जाए, पर जब उसको ग्राइंड की सेल को, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर ने अपने वेसिकल बना लिए छोटे छोटे जो कि सॉल्यूबल नहीं थे, तो आइडियली उनको कहाँ आना पड़ा, एसिड इनसॉल्यूबल के अंदर आना पड़ा। वो तो चाह रहे थे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई मेरा जो साइज है वो 800 से कम है, मुझ पे सब हंसेंगे, वहां सारे 10,000 से ऊपर वाले, मैं इकलौता 800 से कम वाला हूं, तो मुझे इनसॉल्यूबल में नहीं जाना। पर क्या करे, वो उसने वेसिकल बना लिए, वो सॉल्यूबल ही नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए क्या होगा, ये किसके अंदर, आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर। एजर्शन तो गलत हो गया। रीजन देखते हैं, लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूलर पॉलीमर, गलत। मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हम इसको नहीं कहते, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ तक ये बात ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इसकी वजह से हम सही तो नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलीमर तो ये होता ही नहीं है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। बिल्कुल ठीक बात है, लिपिड्स भैया स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। और क्यों मैक्रोमोलिक्यूल में वो आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपने जब उसको ग्राइंड किया था तो आपको वो जब ग्राइंड किया था तो वेसिकल्स बन गए थे। तो एजर्शन क्या हो गया, बिल्कुल ठीक है। Reason, when we grind a tissue, all membranes containing lipids and fragmented forms the vesicle that gets separated along with acid insoluble pool। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। पर अगर वो रीजन, अगर वो एजर्शन में ये कहता कि जो आपके लिपिड्स हैं वो एसिड इनसॉल्युबल में क्यों मिल रहे हैं, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता। पर अभी वो कह रहे हैं कि वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, क्योंकि उनका साइज 800 डाल्टन से कम है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। Both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion। So ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगेन PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। PYQ क्वेश्चन में ये पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, सेल्यूलोज डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पास एक और पॉलीसेकेराइड है जिसका नाम है स्टार्च, वो देता है पॉजिटिव टेस्ट।
क्यों देता है? क्योंकि स्टार्च एक हेलिकल फॉर्म में होता है और उसके अंदर आयोडीन ट्रैप कर जाती है। सो सेल्यूलोज लैक कॉम्प्लेक्स एंड कैन नॉट होल्ड, बिल्कुल ठीक बात बोली है। सेल्यूलोज जो होता है वो कैसा होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, और क्योंकि वो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है इसीलिए वो आयोडीन का पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे पाता और आयोडीन होल्ड नहीं कर पाता। सो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Okay, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion tertiary structure of a protein is absolutely necessary for its biological activity. बिल्कुल ठीक बात है। टर्शरी स्ट्रक्चर ही तो हमारे क्या होते हैं? मोस्टली एंजाइम्स होते हैं, है ना, और सारी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंजाइम्स पे डिपेंडेंट है। सो ये एजर्शन बिल्कुल ठीक हो गया। रीजन कह रहा है दिस स्ट्रक्चर ब्रिंग्स डिस्टेंट अमाइनो एसिड साइड चेन क्लोजर देयरबाय फॉर्मिंग द एक्टिव साइट। तो इसमें जब फोल्डिंग हो रही होती है तो कुछ स्पेस बन जाता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो एक गड्ढा पॉकेट बन गया और वही एक्टिव साइट की वजह से सबस्ट्रेट उस पर बाइंड कर जाएगा और एंजाइम बन जाएगा। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया है। और ये क्या है? बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है assertion ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। एब्सोल्युटली करेक्ट बात बोल रहा है। ग्लाइसिन एकदम सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो R होता है वो हाइड्रोजन होता है और एक आपके अमाइनो एसिड पे 2H लग गया यानी कि सिंपलेस्ट हो गया, नॉन कायरल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही बात। इट्स R ग्रुप इज अ हाइड्रोजन एटम, इसी की वजह से ये क्या एकदम सिंपलेस्ट है। सो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इस पे OH लगा देती हूँ CH2OH तो वो क्या बन जाएगा? एल्कोहलिक बन जाएगा। फिर मैं अगर इस पे एरोमेटिक रिंग बना लगा देती हूँ तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड, सल्फर लगा दिए तो सल्फर अमाइनो एसिड, बेस लगा दिए तो बेसिक अमाइनो एसिड। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द R हम लोग अब अमाइनो एसिड को अलग अलग डिफाइन करते हैं और जो हमारा ग्लाइसिन है वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड में कंसिडर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड फाउंड इन द मेम्ब्रेन। हमारे सेल मेम्ब्रेन में लेसिथिन मिलता है और फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि लिपिड के साथ फॉस्फेट लगाओ। और लिपिड कैसे बन रहा है? ग्लिसरॉल फैटी एसिड, है ना। सो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है। अब देखेंगे so phospholipid contain glycerol, fatty acid, phosphate and the nitrogenous compound. इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया कि लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है और फॉस्फोलिपिड में ये चीजें होती है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो बोथ A and R are true and the reason is the correct explanation of assertion. So ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion DNA RNA are nucleic acids made of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड के तो बने होते हैं क्योंकि DNA एंड RNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड है एंड न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है। रीजन कह रहा है अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। और ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है और न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस हो गया, शुगर हो गया और फॉस्फेट ग्रुप हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion DNA and RNA are nucleic acids made up of nucleotide. बिल्कुल ठीक बात है। DNA and RNA न्यूक्लिक एसिड होता है और उसको हम क्या कहते हैं? इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल ही ठीक बात है। ओके उसके बाद वो कह रहा है रीजन अ न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, अ शुगर एंड अ फॉस्फेट। तो बच्चा ये न्यूक्लियोसाइड कह रहा है ना कि न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपका फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? बिल्कुल गलत। तो assertion तो हमारा सही है बट जो रीजन है वो क्या है? आपका फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion
secondary metabolites like alkaloids, flavonoids are essential for basic metabolism. ऊपर लिख दिया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट और नीचे बेसिक मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है, बिल्कुल ही गलत। बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए आपको, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स चाहिए, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीजें। सो गलत हो जाएगा। रीजन कह रहा है they mainly play ecological or human welfare role rather than the primary physiology। आप बात करें ना इससे बिल्कुल ठीक, तो रीजन बिल्कुल ही ठीक है, एजर्शन आपका गलत हो गया। सो एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट इज प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। बिल्कुल ही गलत बात है, प्रोटीन्स कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होते। प्रोटीन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज द हेटेरोपॉलीमर, ठीक है। सो कैसा होता है ये, हेटेरोपॉलीमर होता है। चलिए हेटेरोपॉलीमर होगा तो एजर्शन तो गलत हो गया, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट ऑफ सेम मोनोमर। फिर वही बात गलत इसने लिख दी, होमोपॉलीमर को एक्सप्लेन कर दिया, और होमोपॉलीमर तो होता ही नहीं है। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, तो एक अमाइनो एसिड, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, फिर थर्ड, सारे डिफरेंट कलर के इसीलिए बना रही हूँ कि आपको पता चले कि अमाइनो एसिड सारे के सारे कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है आपका, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सो ये जो बीच में बॉन्ड है दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो दे आर प्रोटीन्स, ये लाइन याद रखना, प्रोटीन्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर। कैसे होते हैं, हेटेरोपॉलीमर होते हैं। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट, गलत, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट इज व्हिच एसेंशियल अमाइनो एसिड मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। दो टाइप के अमाइनो एसिड होता है, एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि वो हम अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम, बिल्कुल ही ठीक बात बोल रहा है। तो एजर्शन ठीक है और रीजन उसका करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए उसको एसेंशियल बोला जा रहा है, और इसके लिए उसको हम डाइट से ले रहे हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एजर्शन कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अब बस यहाँ पर एक गलती जो कर देते हैं और आप इग्नोर करते हो, ये तो पढ़ लेते हो आप, कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, यहाँ तक पढ़ के आप एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, अरे ये तो मुझे पता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ बस वो प्लांट कर दिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो गया, तो वो नहीं करना है। और रीजन क्या कह रहा है, रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, ये भी ठीक है, पर दोनों रिलेटेबल नहीं है, इसीलिए क्या हम बोलेंगे आपका ए एंड आर आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, राइट। सो ये हो गया। So now the next question, and the next question says assertion A, glycogen is a storage polysaccharide in the animal। बिल्कुल ठीक बात है, जो ग्लाइकोजन है वो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद इट हैज अ ब्रांच चेन ऑफ गैलेक्टोज यूनिट, गलत हो जाएगा, ग्लूकोज का बना हुआ है। सो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एजर्शन तो ठीक है बट रीजन क्या है, गलत है। सो क्या हो जाएगा, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑलराइट, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एजर्शन अमाइनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। रीजन कह रहा है अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक
एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द अल्फा कार्बन, इसीलिए इनको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन पे ये क्या होते हैं, इनके सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion palmitic acid has 20 carbon atoms including carboxyl carbon। 20 नहीं होते बच्चा, 16 होते हैं। 20 किस में होते हैं, एराकिडोनिक एसिड में होते हैं। रीजन कह रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट पोसेस डबल बॉन्ड इन देयर कार्बन चेन। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, सैचुरेटेड में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होते। सैचुरेटेड आपका ऐसे 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 होता है, और अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो वो ऐसा होता है। तो रीजन तो ठीक है बट assertion आपका गलत है। तो assertion is false but reason is true। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है assertion प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। बिल्कुल ठीक बात बोली है इसने, बिल्कुल ठीक है। रीजन डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। बिल्कुल ही गलत बात बोली है। जो हम डाइट से लेते हैं किसके लिए लेते हैं, एसेंशियल के लिए लेते हैं। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ नॉन एसेंशियल, रॉन्ग। बट आपका assertion ट्रू है। सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड नोन एज काइटिन। और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। फिर कह रहा है रीजन प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ द सेलुलोज। बिल्कुल ठीक बात है, सेलुलोज का बना हुआ है और सेलुलोज का मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। पर बच्चा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा ना, तो दोनों तो ठीक है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सो आंसर हो जाएगा दैट इज 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion the heterocyclic compounds in nucleic acid are the nitrogenous base। तो heterocyclic compounds होते हैं, ठीक है, in the nucleic acid और जो है nitrogenous base। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन कह रहा है adenine and guanine are substituted pyrimidine while uracil, cytosine and thymine are substituted purine। बिल्कुल ही गलत बात बोल दी है इसने। और गलत क्या बोल दिया, जो pyrimidine होता है बच्चा वो होते हैं आपके कट, CUT कट, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, और इसने उल्टा कर दिया है, वो सब्स्टिट्यूटेड पिरामिडीन बना दिया, जबकि ये क्या है आपके प्यूरिन है, और जो पिरामिडीन है उसको प्यूरिन बना दिया। ये क्या है आपके, ये प्यूरिन है और ये वाले आपके क्या है, पिरामिडीन है। तो गलत हो गया। assertion तो ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक है क्योंकि आपके नाइट्रोजनस बेस में कार्बन कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी लगा हुआ होता है। सो assertion बिल्कुल ठीक है बट रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion all enzymes are not protein। बिल्कुल ठीक बात है, सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते हैं और एक्सेप्शन है आपका आरएनए एज अ न्यूक्लिक एसिड, राइबोजाइम्स जो हम बोलते हैं, राइट। रीजन पढ़ते हैं। RNA molecules that possess catalytic are known as ribozymes। बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सारे प्रोटीन नहीं होते क्योंकि कुछ RNA है वो भी कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं और उनको हम राइबोजाइम्स कह देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion। तो रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो आरएनए के बने हुए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion the inhibition of activity of succinic dehydrogenase by malonate which closely resemble the substrate succinate in structure
इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बिल्कुल भी ठीक बात है, जिसमें मैलोनेट आपका इनहिबिटर है, सक्सिनेट आपका सबस्ट्रेट है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज आपका वो एंजाइम है जो कि इनहिबिट होने वाला है। सो बिल्कुल ही करेक्ट बात बोल रहा है, ठीक है। Competitive inhibition is the inhibition of enzyme activity when inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure। तो ये इसका एग्जाम्पल है और ये क्या कर देगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में यही हो रहा है, इसीलिए इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। सो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। सो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion hydrolases are the enzymes which catalyze the hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic, CCPN bonds etc। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस, यही करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक बात है, और इन्हीं की ही हाइड्रोलाइसिस करता है। रीजन कह रहा है लाइलेजेस आर द एंजाइम्स कैटलाइजिंग लिंकिंग टुगेदर। लिंक सिर्फ एक ही क्लास कराती है, लिंकिंग कराती है आपकी डीएनए लाइगेजेस, है ना। डीएनए लाइगेजेस एक एग्जांपल है, लाइगेजेस क्लास का नाम है, ना कि लाइएजेस। तो ये नाम सेम है, तो दैट इज लाइगेजेस। तो assertion तो ट्रू हो जाएगा, पर रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide and NADP contain a vitamin और विटामिन का नाम क्या होता है, नियासिन। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन कह रहा है द एसोसिएशन ऑफ कोएंजाइम विद एपोएंजाइम इज परमानेंट। नहीं बच्चा, ट्रांजिएंट होता है। परमानेंट किसका होता है आपका, ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा कोफैक्टर है जो कि टाइटली और परमानेंटली जुड़ता है, राइट। सो ये हो गया आपका assertion तो ट्रू हो गया बट रीजन फॉल्स हो गया, राइट। सो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, कह रहा है one fraction of the organic compound is known as the filtrate, acid soluble pole, and the second reagent or the acid insoluble fraction, right। so ये आपका सिचुएशन हो गया है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमने एनालिसिस किया, दो हमारे को फ्रैक्शन मिले, एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल, बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत नहीं किया। फिर रीजन में कह रहे हैं टू एनालाइज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ लिविंग टिश्यू, वेजिटेबल और अ पीस ऑफ अ लिवर इज टेकन ग्राइंडेड इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग मोर्टर एंड द पिस्टन। अब बच्चा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड आपने पढ़ लिया और आप आगे नहीं पढ़ेंगे। अब यहीं पर देखो ये जो 2 लिखा हुआ है, इट शुड बी Cl3CCOOH। ये बहुत ही माइन्यूट सी मिस्टेक है जो बच्चा देखता भी नहीं है और ये गलत कर देता है। तो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होना चाहिए था, और इसका फॉर्मूला भी आप चेक करेंगे कि ये सही लिखा है गलत, तो रीजन फॉल्स हो गया। और इसमें आप क्या कहेंगे, assertion तो ट्रू है बच्चा बट रीजन आपका फॉल्स हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला कह रहा है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्ले अ नोन रोल इन द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं, ना कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, रीजन कह रहा है alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigment cells are secreted by plant are known as secondary metabolites, primary metabolites। so ये सारे secondary होते हैं ना कि primary। तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगी, ये इनकरेक्ट हो जाने वाली है। सो assertion ट्रू है बट रीजन इसका फॉल्स हो गया है, राइट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटोजीन आर न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल ठीक बात है, ये सारे आपके न्यूक्लियोसाइड हैं, जिसमें से आपका अगर हम बात करेंगे अब रीजन की, सो एजिनाइलिक एसिड, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड,
यूरिडाइलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, पर इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। या तो हम ये बताएं कि इसके अंदर ये कैसे बनता है एक्सेट्रा, कुछ भी, बट दो अलग अलग स्टेटमेंट है। सो assertion and reason are true but reason is not correct explanation of the assertion। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्राइग्लिसराइड्स कैन बी फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात है, अगर उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट है और वो ऑयल, वो कहते हैं हम उसको ऑयल, और जिसका हायर मेल्टिंग पॉइंट उसको हम क्या कह देते हैं सॉलिड। तो रीजन ऑल ऑयल्स टर्न सॉलिड इन विंटर, बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। सारे ऑयल सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होते, ऑयल ऑयल की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा आपका assertion तो ट्रू हो जाएगा बट रीजन फॉल्स हो जाएगा। सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion the shape of substrate and that of active site should be complementary। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो शेप है और वो जो आपका सबस्ट्रेट का शेप है और जो आपका एंजाइम के एक्टिव साइट्स, फॉर एग्जांपल ऐसे ये है, तो ऐसा ये शेप, ये इसका यही सेम शेप नहीं होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ताकि वो इससे फिट इन हो जाए। सो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। फिर peroxidase is the fastest enzyme known till date, बिल्कुल गलत। आपने एक एंजाइम पढ़ा है और उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, राइट। कार्बोनिक एनहाइड्रेज है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज में आप बताएंगे कि ये फास्टेस्ट नोन एंजाइम है। रीजन बीइंग ये 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल आपके बनाता है, ठीक है, पर सेकेंड। सो फास्टेस्ट पेरोक्सीडेज नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। तो क्या हो जाएगा, assertion तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स हो गया। सो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है with the increase in substrate concentration the velocity of enzymatic reaction rises at first। बिल्कुल ठीक है, पहले तो वो राइज ही करता है, assertion बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, बट इनकम्प्लीट है तो स्टार्टिंग में तो राइज ही कर रहा है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। तो ये हो गया आपकी बिल्कुल ठीक। फिर वो कह रहा है reason when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as the कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बिल्कुल ठीक है, इनहिबिटर रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट को और इनहिबिट कर देता है एंजाइम की एक्टिविटी को। बिल्कुल ठीक है, बट assertion और रीजन का बच्चे कोई लेना देना नहीं है। सो assertion भी ठीक है अपनी तरफ, रीजन भी ठीक है, बट दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ठीक है, बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Assertion the chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxyl and the R फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल ठीक बात है, इन सब पे मैटर करेगी कितना कैसा आपका R है ना, क्या उसमें एक्स्ट्रा बेस लगा हुआ है, क्या उसमें एक्स्ट्रा एसिड लगा हुआ है, सो उस पर डिपेंड करेगी। रीजन कह रहा है वैलिन इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, नहीं बच्चा, वैलिन बेसिक अमाइनो एसिड नहीं होता, आपका लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड होता है। सो रीजन गलत हो गया, assertion ठीक है। सो assertion is true but reason is false। सो बिल्कुल ठीक बात हो गई, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion enzyme activity declines both below and above the optimum value। बिल्कुल ठीक बात है, PYQ क्वेश्चन है, PYQ में लिखा हुआ है, जबकि एनसीईआरटी ये बात नहीं लिखती है लोअर टेम्परेचर के बारे में, बट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सो जब लोअर टेम्परेचर होता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है और हायर पे वो डीनेचर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। So reason, low temperature preserve the enzyme in temporary inactive state, whereas high temperature destroy enzymatic activity because proteins are denatured by heat। Exact line exact line आपके previous year की है। So ये बिल्कुल ठीक explanation है। Optimum से कम ज्यादा वो डिक्लाइन कर जाता है, राइट। सो क्या हो जाएगा, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion also। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, assertion the most important form of energy currency in living system is the bond energy in the chemical known as
एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी ही है जो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। रीजन में कह रहा है एनाबॉलिक पाथवे रिलीज एनर्जी वेरास कैटाबॉलिक पाथवे कंज्यूम एनर्जी। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, एजर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन की अगर मैं बात करूं तो रीजन, इसको पहली बात तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, पर अब आपको ये देखना है कि क्या रीजन ठीक है भी या नहीं। सो एनाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, यानी कि क्या होता है, छोटे 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 सबस्ट्रेट एक बड़ा सा प्रोडक्ट बनाता है। तो इस केस में क्या होता है, आपका एनर्जी कंज्यूम होती है, ना कि रिलीज होती है। और जब कैटाबॉलिक पाथवे यानी कि जब बड़ा सा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सो कैटाबॉलिक पाथवे कौन से क्या करता है, आपका रिलीज करता है एनर्जी। तो रीजन बिल्कुल ही गलत हो गया है, एजर्शन ट्रू है। एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, सो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच बच्चा फॉर लिसनिंग। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको एजर्शन रीजन सॉल्व करने में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, नहीं हुआ, और आपसे सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।